तो दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में दूसरी बार चाकूबाजी की वारदात हुई है। जहांगीरपुरी के बाद वेलकम इलाके में चाकू मारकर नाबालिग की हत्या कर दी गई है। सवाल ये है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो रहे हैं, कैसे हथियार इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। चाकू मारकर दो नाबालिगों पर हमला किया गया है और ये पूरी की पूरी वारदात मजदूर कॉलोनी के पीली मिट्टी पार्क में हुई है। दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए, एक की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। नाबालिग गुंडे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। बात बात पर चाकूबाजी से लोग दहशत में हैं। वेलकम इलाके में मर्डर के बाद हालात तनावपूर्ण हैं और परिवार का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। हालत खराब है, सीरियस है। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का हुआ था अरमान। अरमान तो खत्म ही हो गया। अच्छा, यह भी सीरियस है। हाँ, दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकर। दो जनों के लड़की को भी मारा? नहीं लड़की नहीं, दोनों लड़के। एक मेरा पोता है, एक पड़ोस का हैगा। कौन लोग थे मारने वाले? ये नहीं पता बेटा हमें कौन थे और कौन नहीं थे। हम तो बाद में गए जब भीड़ लग चुकी है वहाँ पर। मेरा दिल नहीं माना, मैं इनके गली में को घुस के देखूं ये भीड़ काहे कीएगी, तो वहाँ ये पता चला तुम्हारे पोते के चाकू मार दिए हैं। एक तो गया तो मुझसे ये बोला गया अभी आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ घर पे, बस उससे बेफिक्र हो गया। फिर मेरी घरवाली का फोन आया तो उनके ऐसा थे वहाँ कहीं झगड़ा हो गया, वहाँ जल्दी पहुँचो। वहाँ जाके देखता हूँ तो दोनों खान हुए पड़े हैं। बदमाशों ने दहशत फैला दी है। नए साल का आगाज मर्डर और चाकूबाजी से हुआ है। सिर्फ 5 दिन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 7 मर्डर हो चुके हैं। कल रात लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेटे ने अपनी ही मां, बहन और भाई की हत्या कर दी, खुद थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया। तो कल ही वेलकम इलाके में चाकूबाजी हुई थी, नाबालिग अरमान की हत्या कर दी गई। सारे आरोपी भी नाबालिग हैं। उधर जहांगीरपुरी में 4 जनवरी को सरेआम बीच सड़क पर नाबालिग लड़कों ने एक लड़के की हत्या कर दी थी, जिसमें मरने वाला भी नाबालिग है। और इन लड़कों ने बकायदा वीडियो जारी करके पुलिस को चुनौती दी। आगे वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। 4 जनवरी को लक्ष्मी नगर में ही सरेआम 20 सकड़ पर कारोबारी को नंगा करके पीटा गया। तो 3 जनवरी को शहादरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। वारदात इस तरह से आ रहे हैं जैसे लोगों में कोई डर ही नहीं है और खासतौर पर अपराधी तो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। 5 दिन में 7 मर्डर। 5 जनवरी को वेलकम में नाबालिग का मर्डर हुआ, तो 5 जनवरी को ही यानी कल लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर। 4 जनवरी यानी रविवार को जहांगीरपुरी में सड़क पर चाकूबाजी हुई। 3 जनवरी को रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। उनके बेटे ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी थी। ये वारदातें दिल्ली को दहशत में डाल रही हैं, तो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस के पास क्या कोई मोटिव मिल पाया है? क्यों चाकू मारा गया, क्यों मौत के घाट उतारा गया नाबालिग को? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि अगर बात इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की करें तो फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर नजर डालें तो पहली घटना जो है नए साल के मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में हुई, जिसमें एक शख्स को जो है उसकी हत्या की गई गोली मारकर। बताया जा रहा था कि वो हाशिम बाबा गैंग का से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जहांगीरपुरी में 3 नाबालिगों ने 2 लोगों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए, लेकिन गनीमत ये रही कि उनका इलाज जो है इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद पूर्वी दिल्ली में 3 लोगों का मर्डर हुआ, जिसमें एक शख्स ने अपने ही घर के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। इससे पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई। हालांकि पुलिस के अभी भी उस मामले में हाथ खाली हैं। और इसके अलावा दिल्ली के एक बिजनेसमैन और उसके बेटे को सड़क पर नंगा करके दौड़ा कर कुछ बदमाशों ने पीटा। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बाकी 3 अभी फरार चल रहे हैं। तो ये दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन अगर हकीकत में जमीनी तौर पर नजर डाले तो दिल्ली पुलिस इस वक्त समझ नहीं आ रहा पुलिस को भी शायद कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद आरोपी घटना को अंजाम तो देते ही हैं। साथ ही साथ अगर जहांगीरपुरी के एक वीडियो पर भी नजर डालें जिसमें जो आरोपी हैं तीनों, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो नाबालिग हैं या बालिग हैं, लेकिन इतना जरूर है वो कम उम्र के हैं, होंगे 17, 18 या 19 साल की उम्र के लड़के होंगे, जिन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया और ये कहा कि अभी तो
2 लोगों का मर्डर किया, अभी तीसरा मर्डर और करना है, यानी खुले में पुलिस को चुनौती भी दे डाली। हालांकि सुबह सुबह मेरी आला अधिकारियों से बात हुई डिस्ट्रिक्ट के, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो लगातार इस मामले में जो है आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह जो है रेड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी सोनू पकड़ने देखिए, हाथ में ये तो नहीं आए चैलेंज हैं। है ही ना, किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद अगर आरोपी वीडियो बनाते हैं, पुलिस को खुली चुनौती देते हैं और उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तो सवाल बड़े गंभीर हैं जो दिल्ली पुलिस पर खड़े हो जाते हैं। आप बने रहिए सोनू हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 4 जनवरी को जहांगीरपुरी इलाके में चाकूबाजी से हर तरफ दहशत फैल गई। बाकायदा कत्ल का वीडियो शूट किया गया। हत्या के आरोपी भी नाबालिग हैं। इन्होंने वीडियो जारी कर एक और कत्ल करने की धमकी दी है। इन लड़कों ने सरेआम एक नाबालिग को चाकुओं से गोद दिया, फिर उसके बाद वीडियो जारी करके अगली हत्या की धमकी भी दे रहे हैं, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। जहांगीरपुरी चाकूबाजी के इन आरोपियों ने 4 जनवरी को जो कत्ल किया था, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने 2 नाबालिग लड़कों पर बीच सड़क पर चाकू से वार किए थे। दोनों लड़के तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। इन नाबालिग बदमाशों ने चाकू लहराते हुए पूरे इलाके को धमकी दी थी। घटना के 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। और क्राइम कंट्रोल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। 2026 की शुरुआत दिल्ली के लिए अच्छी नहीं रही है। कई इलाकों में मर्डर की खबरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। बड़ी खबर लक्ष्मी नगर से है। ट्रिपल मर्डर से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हड़कंप है। युवक ने मां, बहन और भाई की हत्या करके थाने में खुद जाके सरेंडर कर दिया। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि यशवीर नाम का युवक पहले 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। कल दोपहर को उसने अपनी मां, बहन और अपने भाई को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। इससे पहले 3-4 बार इसने सुसाइड के अटैम्प्ट्स भी किए हैं जो असफल रहे हैं और आज इसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। और ट्रिपल मर्डर के बाद यशवीर खुद थाने गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पड़ोसियों का तो कहना है कि परिवार बेहद शांत था, कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके बीच कोई झगड़ा या तनाव है। जो है संस्कारी लोग थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे, कोई ऐसे नहीं थे कि कोई क्रिमिनल हो या कोई वैसे गलत आदमी हो, पारिवारिक आदमी थे। ज़्यादा पुराना आदमी होता तो आदमी जान भी जाता है। अब 2-3 साल से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हर एक आदमी पूरी तरह जानकारी नहीं जानता उनकी। आदत तो कभी कभार आते थे, वो तो शायद ड्राइविंग करते हैं तो वो अपना ड्यूटी करते हैं, कभी कभार छुट्टी होती है घर आ जाते थे, नहीं तो नहीं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ही है, जहां बाप बेटी की पिटाई मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं। लक्ष्मी नगर में गुंडागर्दी करने वाले 3 आरोपी अब भी फरार हैं। सिर्फ एक आरोपी गिरफ्त में आया है। 48 घंटे बाद भी 3 आरोपी फरार हैं। लक्ष्मी नगर में कारोबारी राजेश गर्ग को सरेआम पीटा गया था। उनके बेटे को नंगा करके पीटा गया था और पुलिस के सामने पीटा गया था। कोई भी दोनों को बचाने के लिए बीच में नहीं आया था। ये विवाद जिम चलाने को लेकर हुआ था और सरेआम सड़क पर ये गुंडागर्दी की गई थी। हैरानी की बात यह कि पुलिस सामने ही थी। पुलिस के जवान भी आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस भी बाप बेटों को बचाने की कोशिश करती हुई भी नजर नहीं आ रही है। ये हाल है दिल्ली पुलिस का। अब इनसे बदमाश कैसे डरेंगे या कैसे ये अपराध पर लगाम लगाएंगे, ये सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर बड़ा लाजमी हो जाता है। और कुमार सोनू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, एक के बाद एक दिल्ली हत्याओं से दहल रही है, गुंडागर्दी से दहल रही है। लड़के हत्या करते हैं, उसके बाद चुनौती देते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। सवाल यह है, दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? क्या एक्शन ऑफ प्लान उनके पास है ताकि अपराधों को रोका जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए? देखिए, बिल्कुल प्राची ठीक कहा आपने कि दिल्ली पुलिस खुद इस बात को देखकर मुझे लगता है शायद अधिकारी हैरान होंगे कि लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो हो रही हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, जो नाबालिग हैं वो चाकूबाजी कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा एक वीडियो बनाकर पुलिस को ये चुनौती भी देते हैं कि 2 को तो मार दिया है, अब तीसरे की हत्या करेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है वो बड़ी स्मार्ट पुलिस मानी जाती थी, लेकिन इन अपराधियों के सामने जो है पुलिस भी मुझे लगता है कि बेबस
बंदोबस्त दिखाई दे रही है, जो लगातार पिछले 6 दिन में, नए साल के सिर्फ 6 दिन बीते हैं और 7 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, चाकूबाजी, गोलियां चलना, ये एक आम बात हो गई है। आपको बता दें कि लगातार जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर जो है खुद पुलिस के अधिकारी भी ये बात कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ कोशिश ही हो रही है। आखिर जहांगीरपुरी में जो घटना हुई 4 तारीख को, नतीजा क्या है? अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए क्या एक्शन ऑफ प्लान इनके पास है? पुलिस सामने खड़ी रहती है, गुंडागर्दी चलती रहती है, पुलिस कोई कदम क्यों नहीं उठाती? ये सवाल दिल्ली पुलिस के सामने बड़े वाजिब हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सोनू। और बड़ी खबर दिल्ली के पास सटे ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर सड़क से गाड़ी हटाने के लिए कहना कार सवार को महंगा पड़ गया। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के बाद शराब पी रहे बदमाशों ने कार सवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से पीट कर बदमाशों ने कार सवार की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी दूसरे साथियों की तलाश में भी पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन देखिए, ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, जहां गाड़ी में शराब पी रहे बदमाश को गाड़ी हटाने के लिए बोला तो उसने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। और अब बात बुलडोजर एक्शन की करेंगे। कल यूपी के संभल में बिजली चोरों पर एक्शन हुआ और आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर संभल में बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। थोड़ी देर में संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बने 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल राया बुजुर्ग स्थित मस्जिद के कमेटी के लोगों ने अवैध तौर पर मकान बनाए थे, जिस पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। इससे पहले कल प्रशासन की ओर से बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। बिजली चोरी के कुल 81 मामले पकड़े गए और जिन पर 18 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और आज अवैध कब्जा किए गए जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर के जरिए गिराया जाएगा। बाबा का बुलडोजर आज वाराणसी में भी गरजने वाला है। आज वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। दाल मंडी गली के चौड़ीकरण काम में तेजी लाने के लिए सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से चेतावनी की अंतिम तारीख 5 जनवरी पूरी होने के साथ ही आज से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दोबारा शुरू किया जा सकता है। और हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़ गए हैं संभल से। अभय, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और कितने बजे शुरू हो जाएगा यह काम? देखिए, काम अभी खुद ही लोगों ने शुरू कर दिया है, जिन्होंने अवैध कब्जा करके तालाब की जमीन पर मकान बनाए थे। 3 मकान हैं और बुलडोजर आने वाला है। देखिए, बुलडोजर आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया। ये कार्रवाई हम आपको दिखाएं। फिलहाल बुलडोजर आया है, छत के ऊपर से पाइप हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगा, जहां पर खुद ही हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये 3 मकान हैं जो कि 880 वर्ग मीटर राया बुजुर्ग गांव है। ये देखिए, ऊपर लैंटर तोड़ा जा रहा है और ये अभी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चल रहा है, ये हथौड़ा खुद ही जो मालिक हैं वो चला रहे हैं। असल में मुंजार नाम का शख्स और इसके 3 भाई, राया बुजुर्ग जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसका मुतालबी भी है ये, और तालाब की जमीन थी लगभग 880 वर्ग मीटर, 682 गाटा नंबर। और यहां पर आप देखेंगे तो बुलडोजर तो आ गया है, लेकिन बुलडोजर आने से पहले खुद ही छत पर अपने लेबर चढ़ाई है, क्योंकि इनको पता है कि आज प्रशासन बख्शेगा नहीं और इसी वजह से खुद ही घर को गिराने का काम इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अमित, इनको जो मियाद दी गई थी वो 3 तारीख तक की दी गई थी कि आप अपने इन अवैध कब्जों को हटा लें। ये तालाब की जमीन है, ये पहला मकान है और ये दूसरा मकान है, 3 मकान है और टोटल 880 वर्ग मीटर का है। इसके भी जो छप्पर वगैरह थे इनको हटाया गया है। और साथ ही अगर आप आगे की तरफ तस्वीरें में आपको दिखाऊं तो बुलडोजर जो है वो इस वक्त यहां पर आ गया है और इन तीनों ही जो ये कब्जे हो रखे थे, ये तालाब की जमीन पर इन मकानों को बनाया था। इन मकानों को जिन्होंने बनाया था उन्होंने पास में एक मस्जिद भी बनाई थी, जिसपे पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। राया बुजुर्ग इलाके में बुलडोजर आ गया है, क्योंकि आज किसी भी हालत में अब बख्शा नहीं जाएगा, ये प्रशासन ने साफ कह दिया है। और इसी वजह से अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाएगी। अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं, जो यहां के तहसीलदार हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सर, आज कार्रवाई की जा रही है इन तीनों मकानों पर। कब तक की आप लोगों ने इनको मियाद दी थी कि ये अपना अवैध कब्जा हटा लें? कब से अवैध कब्जा कर रखा था? फरवरी 2025 से इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, धारा 67 का।
तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया, परंतु इन लोगों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और अक्टूबर नवंबर में इन लोगों ने अपीलेट कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की और दिसंबर में वो अपील भी निरस्त कर दी गई। इसके बाद यानी ये लंबा मामला था, कई वक्त से चेतावनी मिल रही थी, लेकिन अब उस चेतावनी की मियाद जैसे ही खत्म हुई और बुलडोजर का डर लोगों को सताया तो खुद ही अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज हुआ है। दिल्ली के अली गांव के पास आज फिर से पीला पंजा गरजने वाला है। अली गांव में आज डीडीए का बुलडोजर अवैध तरीके से बनाए गए मकानों और दुकानों को जमींदोज करने वाला है। कल भी डीडीए ने अली गांव में कई अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा था और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जहां जहां भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, इंक्रोचमेंट किया गया है, वहां वहां ये जो बुलडोजर है वो जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। और अब बड़ी खबर आपके शहर कन्नौज से, जहां जेल से 2 कैदी फरार हो गए। जेल में नए साल का जश्न चल रहा था, अफसर नाच गाने में व्यस्त थे। इसी का फायदा उठाकर कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए और जेल की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम एसपी जेल पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। फरार कैदियों की तलाशी के लिए डिप्टी जेलर सहित कई टीमें बनाई गई हैं। लापरवाही के मामले में जेलर समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कन्नौज जेल में कैदी चोरी के मामले में बंद था, वहीं दूसरा कैदी पॉक्सको के आरोप में जेल में बंद था। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया था। जब कैदियों की गिनती हुई तो कैदी के कम होने से पूरे जेल में हड़कंप मच गया। जब खोजबीन शुरू की गई तो महिला बैरक के पीछे की दीवार पर रस्सी बंधी मिली। 2 कैदियों के भागने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल के अधीक्षक के साथ 3 बंदी रक्षकों को निलंबित कर दिया है और कारागार मुख्यालय ने जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया है। डीआईजी ने कहा है कि लापरवाही की वजह से दोनों कैदी जेल से फरार हुए हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर अब आगे की कड़ी कार्रवाई होगी। एक अंकित कैदी था और एक डम्पी, और दोनों सुबह ये निकले हैं। और उसके बाद ये जो बैक वॉल है, मेन वॉल, उसमें चादर की रस्सी बना के और ये ऊपर वॉल को लांग के भागे हैं। मौका देखा गया है, सीसीटीवी फुटेज देखा है, कुछ लोगों के बयान लिए हैं, अभी कुछ लोगों के बयान और लिए जाएंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ नहीं जाना चाहिए था, प्रोहिबिटेड एरिया, वहाँ से जाके और वो निकले हैं। ये सब हम लोगों ने देखा है, पूरा मौके पे जांच की गई। लापरवाही तो है, गंभीर लापरवाही है, और जो भी दोषी है, मैंने आपसे कहा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दी जाएगी और कार्रवाई। अब बात प्रदूषित पानी के कहर की। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर और देश की आईटी सिटी बेंगलुरु में प्रदूषित पानी का कहर टूटा है। बेंगलुरु में भी सप्लाई वाटर में दूषित पानी की शिकायत आई है। यहां संचारी कावेरी के पानी में नल खोलते ही सीवेज का पानी आने लगा और इसकी शिकायत भी की गई है। इसकी शिकायत के बाद लिंगराजपुरम इलाके में पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। गांधीनगर में अब तक प्रदूषित पानी पीने से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं इंदौर के भागीरथपुरा में हालात अभी भी विकट हैं। सीवेज से खराब पीने के पानी से 16 मौतों के बाद इंदौर में प्रभावित इलाके का सर्वे किया जा रहा है। और गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड पीड़ितों का सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अभी तक टाइफाइड के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें पिछले 24 घंटे में 18 नए केस शामिल हुए हैं। प्रदूषित पानी से लोगों के बीमार पड़ने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। प्रभावित इलाकों में हेल्थ सर्वे शुरू किया गया। जांच में सामने आया कि इन इलाकों में पीने के पानी में गंदगी मिली हुई थी, जिसके कारण लोग बीमार हो गए। अभी तक एक मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक टाइफाइड से मौत की पुष्टि नहीं की है। ट्रीटमेंट तो चालू था 12 बजे रात से ही, हाँ, लेकिन काबू नहीं कर पाए डॉक्टर ने। मगज में बुखार चढ़ गया। 4 बार कोशिश किए लड़की को बचाने के लिए, मशीन में डाल दिए थे, फिर भी वो दम तोड़ दी। हाँ। और बेटे की तबीयत कैसे बता रहे हैं अभी? अभी बच्ची का भी तबीयत अच्छा है, मतलब वो उसका भी खराबी है, अभी अच्छा नहीं हुआ है, वो भी अभी दाखिल ही है। वो अभी सिविल हॉस्पिटल? हाँ, सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ पे एक साथ जो है ना, सब बच्चे बड़े सब एक साथ सब बीमार पड़ने लगे ना, तो अभी सब लोग हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ जिसको जहाँ सुविधा मिला तो तहाँ पे
भाग रहे थे, फिर वापस जो जैसा प्राइवेट छोटे छोटे बड़े बड़े जहाँ जहाँ भागे सब जब अच्छा नहीं हुए तो फिर लोग सिविल में भागने लगे। गांधीनगर की तरह ही देश की आईटी सिटी बेंगलुरु में भी दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत आई है। यहां के लिंगराजपुरम इलाके में पानी की सप्लाई में सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है। ये समस्या पिछले 2-3 महीनों से बनी हुई है। और वहीं इंदौर में भी भागीरथपुरा में हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। यहां पर प्रदूषित पानी पीने से एक और शख्स की जान चली गई, जिसके बाद यहां मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। इंदौर में डायरिया के 38 नए मामले सामने आए हैं। यहां पर अभी भी 110 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 15 आईसीयू में हैं। सप्लाई के पानी में टॉयलेट का पानी मिलने के बाद इंदौर में नई मुश्किल आई है। बता दें आपको, यहां पर बोरिंग के पानी में भी गंदगी मिली है, जिसके बाद 516 बोरिंग से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। इस बीच प्रदूषित पानी से लोगों की मौत के बाद आज हाईकोर्ट में 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। अनुराग, बताइए ये समस्या अभी कितनी विकट है, क्या कदम सरकार ने उठाए हैं और कितनी राहत लोगों तक पहुंच पाई है? देखिए, समस्या तो अभी भी जारी है। कल भी तकरीबन 38 लोग जो है वो भर्ती हुए हैं। टोटल करीबन देखें तो 450 से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में आ चुके हैं। 110 अभी भी है, बाकी वापस जा चुके हैं ठीक होकर, और 15 जो हैं आईसीयू में भर्ती हैं। और केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो रिसर्च है ICMR, उसने कोबो टूल के जरिए पूरे इलाके में तकरीबन 600 लोगों की टीम तैनात की है। 200 डॉक्टर, 200 नर्सिंग स्टाफ और 200 आशा की कार्यकर्ता, और ये तमाम घरों में 25-25 टीम के हिसाब से तकरीबन 4000 घर हैं, 40,000 लोग हैं। वहां तक जाकर जानने की कोशिश कर रही है उस हीट वेव को कि दरअसल जहां जहां से शुरू हुआ था अब उन घरों में क्या हालात है, क्योंकि घटना जो है उसको तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो रहा है, लेकिन हर रोज मरीज आ रहे हैं। कल भी 38 मरीज आए, तो ऐसे में एक मैपिंग डिटेल कोबो टूल के जरिए की जा रही है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल साइंस भी मौजूद है, एम्स की टीम मौजूद है, और इनका मकसद साफ तौर पर यह है कि दरअसल ये कंटेमिनेशन, क्योंकि अलग अलग कई प्रकार के जो है वो बैक्टीरियाज बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात हुई कि डायरिया हो सकता है, लेकिन उसके बाद ई कोलाई जिससे डायरिया होता है, लेकिन वाइब्रो जिससे हैजा होता है, उस तरीके की भी बात आई। इसके अलावा तमाम तरीके, अनुराग जैसा आप बता रहे हैं कि अब कोशिश ये हो रही है कि आखिरकार इस पूरे कांड की मूल वजह क्या है, क्योंकि एक त्रासदी की तरह सामने आई है इंदौर की जो ये घटना है, लेकिन इसके मूल में क्या छुपा है? लापरवाही। अगर वक्त रहते इस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये महामारी का रूप नहीं लेती और इतने लोगों की जान नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।